अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मेरी पैदाइश देहात में हुई और जिस घर में मैं पैदा हुई वहाँ माहौल में गुर्बत के फल हमेशा पके हुए देखे। ज़राई ज़मीन जो विरासत में वालिद साहब को मिली वो 4 एकड़ थी। हम 7 बहन भाई थे, जिसमें मुझे मिलाकर कुल 3 बहनें और 4 भाई थे। गुर्बत ने जहन को भी मफलूज किया और शऊर के शहर से बहुत दूर सब बसते थे। माँ के बारे में ये कहूँ कि एक अल्लाह लोग थी तो बेजाना होगा। मैं रूमियों का बोझ हमेशा जिस्मानी मारपीट की सूरत में झेला, लेकिन ना कभी वालिद से लड़ी और ना घर छोड़ने की धमकी दी। हालांकि मेका चंद घर छोड़कर था। कभी मामू इस दुख को महसूस करते और वालिद साहब पर गुस्सा होते तो वो एक ही बात बोलते कि सामने बैठी है, पूछो अगर मैं जालिम हूँ। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं। वालिदा सर झुकाकर अपना वज़न वालिद के पलड़े डालकर उनको सुरखुरू कर देती, जिसका फल अगली पिटाई में चंद दिन के वक्फे की सूरत में मिलता। जैसा कि मैंने बताया कि शऊर की कमी थी, इसलिए रिश्ते का एहतराम क्या होता है। हम लड़कियां माँ का दुख समझने के जब कायल हुई, उस वक्त तक सुनहरा दौर उनका चांदी के बालों में तब्दील हो चुका। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका रब, तो एक दिन ऊपर वाले को तरस आ गया। अब्बा घर पर हुक्के के कश लगा रहा था कि बड़ा भाई जो अब काश्तकारी देखता था बड़े गुस्से से अंदर आया। खिलाफ़े तवक्का घर देखकर अब्बा ने पूछा कि इस टाइम कैसे आ गया। माँ सहम गई और कहने लगी कि खाना लेट हो गया, आज टांग में शदीद दर्द था, तो सोचा था कि स्कूल से छोटा आ जाता तो इसके हाथ भिजवा देती। भाई ने वहाँ से ही जूती का निशाना लगाया जो माँ की पसली में जा लगा। दर्द से करा उठी। इस लम्हे अब्बा जी चिल्लाए, ओए हरामी, तेरी ये मजाल। अंदर से दराती खींची वो तो हम बहनें चीखें चिल्लाई। माँ अपना दर्द भूलकर बीच में आ गईं तो मामला रफा दफा हुआ। आस पड़ोस के घर से भी आंखें झांकने लगीं। औरत की आवाज़ का चीखना तो मामूल था, लेकिन मर्दों का शोर पहली दफ़ा बरपा हुआ तो मुतजस्सिस चेहरे और आंखें सवाल करती नजर आईं। भाई गलती क्या मानता, यही कहता रहा कि अब्बा तुझसे सीखा है कि गुस्सा किसी बात का हो निकालना इस औरत पर है। अब्बा के चेहरे पर पहली दफ़ा कुर्बो अलम देखा। आंखें भीगी और फिर बड़ी गहरी सोच खामोशी इख्तियार कर ली। एक खाला शहर ब्याई गई थी, शक्ल की चांद और सीरत की देवी थी। मुझसे ख़ास मोहब्बत रखती थी। मुझे शहर साथ ले गई जैसे तैसे भी, लेकिन 8 तक स्कूल में मैंने पढ़ लिया था। शहर में 2 साल रही। खाला के बच्चे स्कूल जाते और मैं सिलाई कढ़ाई सीखती। एक दिन खाला ने कहा कि मेरी बच्ची तू पढ़ ले, दिमाग तेरा तेज़ है। गांव से करीब ही मैट्रिक तक स्कूल हो गया, उसके बाद आ जाना, मेरी बेटी के साथ कॉलेज चली जाना। इतनी समझ मुझ में आ गई थी कि पढ़ने लिखने में मुमकिन है कि रिश्ता अच्छा मैसर आ जाए, क्योंकि मैं अपनी माँ जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। बस इस नसीहत को दिल में बिठाया। वापस आकर तालीमी सिलसिले को जोड़ा। मैट्रिक करने के बाद अब्बा जी और भाइयों की तरफ से वाज़िया जवाब मिल गया कि क्या करना पढ़ लिख कर, और ना इतने पैसे के खर्च उठाएं। खाला को चिट्ठी लिख छोड़ी, वो आई और साथ ले गईं। शहर में रहकर तालीम भी बीए तक हासिल की। ज़हनी कुशादगी में इजाफा हुआ और सबसे बढ़कर ख्वाब देखने वाली आंखें पाली। वापस गई तो छोटे भाइयों की तालीम पर तवज्जो की, जिसकी वजह से उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। मैंने भी एक स्कूल में बतौर टीचर नौकरी कर ली। पैसे भी मिल जाते और दिमाग भी रोशन रहता। न जाने कब मैं इस घर की बड़ी बनी। पैसा जोड़ती दोनों छोटी बहनों के ब्याह में ये पैसे काम आ गए। अब्बा जी जो अब खामोश रहते थे, उनकी आंखों में शुक्र के जज्बात आंसुओं की सूरत में नज़र आते। मैं तो खुद को फरामोश कर बैठी, लेकिन माँ और अब्बा जी ने एक दिन खामोशी से बताया कि कल तुझे देखने आ रहे हैं। उम्र का सफ़र तेरा बीत रहा है, तू बस तो अपने घर बस जा। ये लड़के रह जाएंगे, उनका भी कुछ हो जाएगा, लेकिन तेरा ब्याह एक कर्ज भी है और फ़र्ज़ भी। गांव की लड़की इस वक्त बीए पास हो तो देखने वाले ऐसे देखते थे कि जैसे कोई अजूबा हो। शक्ल मेरी ठीक थी। शहर में रहे सालों ने संवरना भी सिखा दिया था, इस वजह से देखा और पसंद कर लिया। एक नंद ने हल्के से कहा कि उम्र की बड़ी है, तो दूसरी फ़ौरन बोली कि भाई कौन सा फीडर पीता है, 40 से कुछ ऊपर ही होगा। मामला तय हुए। आने वाली गंदुम की कटाई पर शादी तय हुई। मैं इस हद तक खुश थी कि ज़फ़र पुलिस में है तो पढ़ा लिखा है। मेरी आंखों के ख्वाब जो कहीं गुम हो गए थे ऊद आए। ताबीर करीब तर नज़र आने लगी। हमारे गांव से कोई 50 मील पर मेरा ससुराल था। शहर से करीब था। ज़फ़र मोटरसाइकिल पर थाने जाता तो जो शहर में था। बातें खूब करना जानता था। सिपाही था, लेकिन कपड़ों की आन शान से किसी अफसर से क्या कम लगता। दराज एक कद, कुछ ज़राई ज़मीन भी
थी जो ठेका पर दी हुई थी। गुजारा अच्छा चलता था। ज़फ़र के अंदर कहीं एक गंवार छुपा हुआ था। तमाम तर खूबियों के बावजूद जब उसका गंवार अंदर से आता तो कहीं मुझे अब्बा जी की जवानी का अक्स नज़र आता। मैं उसे सोचकर सहम जाती। 5 साल के अरसे में मुझे अल्लाह ने 2 बेटियों से नवाजा। उम्र जवानी की हदूद से पहले ही निकल चुकी थी। 2 बेटियों के बाद कुदरती तौर पर माँ बनने से महरूम हो गई। ज़फ़र को जब पता चला तो चिड़चिड़ा रहने लगा। इस तबीयत की वजह से उसका गंवार कहीं पनपने लगा। कभी कभार जो हाथ उठता था वो अक्सर हरकत करने लगा, लेकिन जब मैं दबा सा एहतजाज करती तो ऐसा सीधा होता कि जैसे कभी दोबारा ये गलती ना करेगा। मैं जानती थी कि बेटे की ख्वाहिश उसको बेचैन करती है। उसका इजहार करता भी था, लेकिन अजीब फितरत का था कि जब मैं उसे कहती कि ज़फ़र तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, क्या पता अल्लाह दूसरी से बेटा अता कर दे, तो फ़ौरन कहता कि तू दिल ना छोटा किया कर, क्या पता दूसरी से भी ना हो तो ज़रूर सोकन तुझ पर लाऊं। और जब मैं खामोश रहती तो बेटे की महरूमी का जिक्र करता। सच पूछे तो मैं उसे समझ ही नहीं पाती थी, लेकिन उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन बढ़ता ही जा रहा था। मैं जो उसके अंदर के गंवार को पढ़ चुकी थी उससे खौफजदा रहने लगी थी। एक दिन हांडी में नमक तेज़ हो गया तो उस ज़ोर से मेरी गर्दन पर मुक्का मारा कि मुझे अपना आप डूबता महसूस हुआ। मैं जो चारपाई पर गिरी तो मुंह से झाग निकलने लगा। मेरी ऐसी हालत देखकर ज़फ़र घबरा गया। जल्दी से उठा, पानी के छींटे मुंह पर फेंके, गर्दन से उठाया, गालों को ज़ोर ज़ोर से थपथपाया, चीखने लगा कि होश कर। उसकी चीख ने डूबती हुई ज़िंदगी को गोया आवाज़ दी। मेरी आंखों की पुतलियां जो चढ़ चुकी थी थम गईं। मेरे मुंह से फ़कत इतना निकल सका कि पानी। ज़फ़र ने जल्दी से पानी पिलाया। पानी अंदर गया और सांस बहाल हुई तो जैसे ज़फ़र की जान में जान आई। इस दिन तो मैं बच गई, लेकिन आने वाले दिनों में गर्दन पर लगा मुक्का मेरी तबाही का सबब बन गया। शुरू में मुझे चलने में दुश्वारी महसूस होती और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना तवाज़ुन कायम करने में मुश्किल पेश आने लगी। इस वाक़ये के बाद अगरचे मैं बच गई, लेकिन ज़फ़र के अंदर छुपे गंवार की मौत वाक़या हो गई। उसने बड़ी दिलजोई के हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता। इलाज में कसर ना उठा रखी, लेकिन मेरी हालत बदतर होती चली गई। आखिरकार बात न्यूरो सर्जन तक चली गई। सीटी स्कैन करवाए तो वजह पता लगी कि हराम मगज़ पर लगी चोट से जहन और जिस्म का बाहमी राब्ता निज़ाम कमज़ोर हो चुका है और आने वाले दिनों में यह मुकम्मल नाकारा हो सकता है, जिससे मुकम्मल जिस्म बेहिस हो जाएगा। इस दिन ज़फ़र ने घर पर आकर पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, तड़पा, रोया, चिल्लाया, लेकिन यह सब बेसूद था। मैं माजूर होकर चारपाई पर पड़ गई। बच्चियां छोटी थी, कैसे संभालती। मेरी माँ अभी अपनी बूढ़ी हड्डियों का बोझ उठाए मुझे संभालने आ गई। साल भर गुजरा तो एक दिन अब्बा जी मेरा पता लेने पहुँचे। हम तीनों ने एक फ़ैसला किया। रात ज़फ़र जब ड्यूटी से वापस आया तो अब्बा जी ने उसे कहा कि ज़फ़र, हमने ये फ़ैसला किया कि तू दूसरी शादी कर ले, इसे हम अपने घर ले जाएंगे। मेरी घरवाली कब तक यहाँ बैठेगी? बच्चियाँ छोटी हैं, तू शादी करके औरत ले आ जो तुझे और इन बच्चियों को संभाल ले। इसको घर में जवान बहुएँ हैं, मिलजुल कर संभाल लेंगी। ज़फ़र ने कुछ तामुल के बाद हामी भर ली। एक रुखसत होकर आई और दूसरी रुखसत होकर चली गई। होटल बजाती एम्बुलेंस में मुझे उसी घर में मुंतकिल किया जहाँ से कभी मैं कार में रुखसत होकर ज़फ़र के घर गई थी। ज़िंदगी भागती थी, लेकिन मेरे लिए रेंगने लगी। 2 भाभियाँ दिन को देखती और रात को माँ। ज़फ़र हफ्ते में एक दिन बच्चों के साथ आता और कभी कभार मेरी सोकन को ले आता। हर दफ़ा माफ़ी मांगता और मैं खामोश हो जाती। पता नहीं क्यों वह इस बात पर इसरार ना करता कि मैं अपने मुंह से कहूँ कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। मेरी ज़बान से कुजा कभी दिल के नहा खाने से भी उसके लिए माफ़ी की सदा ना आती। जब भी सोकन को साथ लाता तो मैं उसके पेट को देखती जो बढ़ता जा रहा था। उस लम्हे मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे जिस्म से उतरने वाला मांस मेरी सोकन के पेट में बच्चे की सूरत में मुंतकिल हो रहा है। मैं सूख कर पंजर बन गई और मेरी सोकन 9 माह के पेट से। आखिर वो दिन आया कि ज़फ़र का बेटा पैदा हुआ। बेहद खुश था। मिठाई का टोकरा लाया, गांव भर में तकसीम किया। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि ये बेटा मेरे गोश्त से जो मेरे बदन को छोड़ चुका उससे बना है। छिला पूरा हुआ तो ज़फ़र सोकन और बच्चे के साथ मुझे मिलने आया। सोकन ने बच्चा मेरे ऊपर लिटाकर कहा कि ये हमारा नहीं तेरा है, और मेरा यकीन कामिल हो गया कि इसका बदन मेरे गोश्त से बना है। वक्त मेरे लिए रेंगता ही रहा, लेकिन मुझसे दूर वो वक्त भाग रहा था। 2 साल गुजरे, मेरी सिर्फ आवाज़ बाकी रह गई थी।
ایک دن ظفر اکیلا ہی آیا، میرے کمرے میں بھی نہیں آیا، باہر برآمدے میں کرسی پر ابا جی اور ماں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ میں چارپائی پر لیٹی اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ اس دوران 2 دفعہ ایسا ہوا کہ اس کی آنکھیں مجھ سے چار ہوئیں۔ میں منتظر رہی کہ وہ اندر آئے گا، لیکن وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماں اندر آئی اور رونے لگی۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ ظفر کہہ رہا تھا کہ تو اب بچے گی نہیں۔ ساتھ ساتھ آنسو صاف کرتی جاتی اور بولتی جاتی کہ بول گیا ہے کہ جب یہ مر جائے گی تو میں اسے اپنے گاؤں میں دفناؤں گا۔ اس رات ماں روتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ میرے بعد اسے اٹھانا۔ میں تجھے اپنے صبر کا واسطہ دیتی ہوں، قبر تیار ہے تو میں بھی مرنے کو تیار ہوں۔ اس رات ماں ایسے کرا رہی تھی کہ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب بھائی نے جوتی ماری تھی تو ماں درد سے کرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ماں کے کرانے کے بعد ابا جی کی گہری خاموشی یاد آئی اور میں اندر سے ہل گئی۔ صبح سویرے سرہانے پڑا، موبائل چیخا تو آنکھ کھلی، ظفر کے نمبر سے فون تھا۔ میں سمجھ گئی کہ کل مجھ سے ملے بغیر چلا گیا تو شاید اس لیے فون کیا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے میری بیٹی کی آواز تھی جو روتی ہوئی بتا رہی تھی کہ صبح ڈیوٹی سے آتے ہوئے ابو کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ سوئم کے بعد بھائی نے بتایا کہ گورکن کہہ رہا تھا کہ ظفر چند دن پہلے آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ چاچا ایک قبر تیار رکھنا، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد سے اب تک اس گاؤں میں مشہور ہے کہ پولیس والا بڑا اللہ والا تھا، کہ اپنی موت کا اسے علم ہو گیا تھا۔ میں اب بھی زندہ ہوں۔ دونوں بیٹیاں میرے پاس آ گئیں اور ایک دن میری سوکن آئی اور ظفر کا بیٹا میری گود میں ڈال گئی، یہ کہہ کر کہ جہاں اب اس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ لڑکے کو قبول نہیں کر رہے۔ میرا یقین اب کامل ایمان بن چکا تھا کہ یہ بچہ میرے گوشت سے ہی بنا ہے۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔